आज हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें से यूपी टेट और सी टेट जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। इन्होंने बताया है कि जो हमारी पृथ्वी है वह थोड़ी उत्तर में और ध्रुवों में थोड़ी चपटी उभरी हुई है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो उभरी हुई है उसको भूभाग कहा गया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी की लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का लघु रूप किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ग्लोब को। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब में एक सुई होती है वह झुकी हुई अवस्था में होती है, जैसे ये है तो इसको हम क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। वही यहाँ बताया गया है कि ग्लोब में झुकी हुई एक सुई होती है उसे क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है तो उन्हें उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसा कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक क्या है? काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। इन्होंने बताया है कि जो रेखा होती है यह काल्पनिक रेखा है, कोई वास्तविक रेखा नहीं है और यह उत्तर दक्षिण ध्रुव को दर्शाती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जैसे यहाँ ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का। 104 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः उसे उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो ओरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो ओरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा वेलो ओरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में बताया गया है। चित्र 2.2 में इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार क्या है? घटता जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषुवत वृत्त से दूर जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार कैसा होता है? तो घटता जाता है। यहाँ विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर होता है, यानी कि बीचों बीच जो रेखा होती है उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये 0 होती है, 0 डिग्री। उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांशों में समांतर रेखाएं और भी हैं। ये इस प्रकार है। देखो यहाँ इन्होंने बताया है कि विषुवत रेखा से
90 डिग्री अक्षांश तक, यहाँ से यहाँ तक जो 90 डिग्री है ये दक्षिण में उत्तर में है और 90 डिग्री विषुवत रेखा से दक्षिण में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे सीटेट में या यूपी टेट में पूछा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। विषुवत वृत्त 66.5 उत्तर में, उत्तरी ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए उन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहा जाता है। देशांतर क्या है? देशांतर के बारे में हम बात करें, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक अक्षांश पर स्थित हैं। इनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर यमुनोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ क्या है, बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यमुनोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमुनोत्तर की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, ये गुजरात वाले यमुनोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमुनोत्तर को प्रमुख यमुनोत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमुनोत्तर तथा 180 डिग्री यमुनोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो भागों में पूर्व गोलार्ध एवं पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अंश पूर्व तथा पश्चिम के लिए अंश पश्चिम का प्रयोग किया जा करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री अक्षांश और 180 डिग्री पश्चिम यमुनोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यमुनोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान की अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर में अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये बिंदु ध्रुवी की सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचकर ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को का खा गा घा अक्षरों से व्यक्त करें। इन बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। वहां कुछ छोटे वृत्त खींचे। इन छोटे वृत्तों को आ वा सा दा तथा धा ना मुंह से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त आ खा अंशों का एक पूर्वी देशांतर पर स्थित है, यहाँ बताया गया है। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी चंद्रमा ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ये ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जरूरी है, इसको देख लीजिए। और इसमें बताया गया पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्षांश पर 360 घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 1 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15
पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटे पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह का 11 बजे होगा। इसी प्रकार ग्रीनविच दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। यहाँ उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमुनोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमुनोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 पूरब को मानक यमुनोत्तर माना गया है। इस यमुनोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता था। वह अपने मित्र आलोक से कहता कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह में शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच के समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बाँटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 देशांतरों तक के एक क्षेत्र को घेरता है। इन्होंने बताया कि रूस में 11 मानक समय को माना गया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।